बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस अभी पार्ट 2 है जिसके अंदर हम थर्ड ईयर के जो फाइनल 30 डेज़ का प्लान है ना उसको डिस्कस करने लगे हैं। सही है। तो हमारे पास बेसिकली कितने कुछ सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, मतलब अमूमन 3 है, चौथा जो है ना वो वैसे ही अखबार है, अखबार की तरह न्यूज़पेपर है ना। पहला है हमारे पास फार्माकोलॉजी, नंबर सेकंड पे है जनरल पैथोलॉजी, ठीक है। और उसके अंदर फिर हमारे पास आ जाएगा कि माइक्रोबायोलॉजी भी, फिर हमारे पास फोरेंसिक मेडिसिन है, लास्ट बट नॉट लीस्ट बिहेवियर साइंसेज है। सही है। ये 4 सब्जेक्ट हो गए। अब 300 के दोनों हैं ऊपर वाले जो कि बड़े सब्जेक्ट हैं। एक जनरल फार्मा वो 300 नंबर की है, जनरल पैथोलॉजी 300 नंबर की है, फिर 200 की फोरेंसिक है और फिर 200 की बिहेवियर साइंस है। मतलब 3 और 3 6, 2 8 2, टोटल हमारे पास है 1000 मार्क्स बनते हैं, ठीक है, थर्ड ईयर एमबीबीएस के। तो अब इसके अंदर से हमने कितने और मैक्सिमम किस तरह सिक्योर कर सकते हैं इंटरनल असेसमेंट को मिला के। देखो जो हमारे पास फार्मा है ना, इसके एससीक्यूज़ कितने मार्क्स की आएंगे, वो आएंगे जनाब 70 मार्क्स के। ये सारे के सारे यूएचएस की तरफ से जो है ना रिकमेंडेड है। जो यूएचएस वाले नम्स वालों को ऑलरेडी हो चुका है, यूएचएस वाले की सिर्फ था ना। तो 70 मार्क्स जो थे ना उसकी एससीक्यूज़ हमारे पास आएंगे फार्मा के। 70 मार्क्स के ही जो है ना एससीक्यूज़ किसकी आएंगी, जनरल पैथोलॉजी के, जिसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी और वो सारे के साथ आ जाता है। 45 मार्क्स की जो है ना वो फोरेंसिक मेडिसिन के एससी, ठीक है। और 45 मार्क्स की जो थे ना वो बिहेवियर साइंस है, जिसके अंदर एससीक्यूज़ पोर्शन सारे का सारा हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। फिर नेक्स्ट हमारे पास थे एमसीक्यूज़ कितने मार्क्स के आएंगे। देखो 65 मार्क्स के जो है ना वो हैं फार्मा के, 65 मतलब फार्मा और जनरल के जो है ना आलमोस्ट सेम मार्क्स हैं। फिर फोरेंसिक की जो है ना वो 45 मार्क्स इसकी आएंगे और 45 मार्क्स की एमसीक्यूज़ इसकी आएंगे। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो थर्ड ईयर के अंदर ना अमूमन लोगों के रह जाती है पैथोलॉजी के अंदर, क्योंकि 14 क्वेश्चंस होती हैं ना, तो वो फिर उनको करते करते, हालांकि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, आपने जस्ट लाइन टू लाइन आंसर करना होता है, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। लोग कहानियाँ लिखने बैठ जाते हैं तो टाइम गुजर जाता है। अच्छा अब देखो फार्मा के अंदर आपको 10 एससीक्यूज़ आने हैं और हर एससीक्यूज़ जो थे ना वो 7 मार्क्स का होना है। तो 10 × 7 70 मार्क्स, मतलब एक एससीक्यूज़ जो है ना वो फार्मा का वो है 7 मार्क्स का। 7 नंबरों में से आपने कितने सिक्योर करने हैं, एटलीस्ट 6 या 5, तो 5 से कम नहीं होना चाहिए प्लीज़ किसी भी, ठीक है। तो टोटल हमारे पास है 10 आपने एससीक्यूज़ करने हैं और आपके पास टाइम जो है ना वो 2 घंटे का होगा एससीक्यूज़ पेपर, यानी जो क्वेश्चन आंसर होता है ना उसका। फिर 14 जो है ना जनरल पैथोलॉजी का, और हर जो होता है ना वो 5 नंबर का है। इसमें नंबर कम हो गए हैं और क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं, तो आपने टू द पॉइंट लिखना है, ज़्यादा लंबी कहानी नहीं लिखनी वरना टाइम रह जाएगा। अगर इन पे खुदा न खास्ता पेपर रह भी गया ना, तो अगर आपको डायग्नोसिस आ गया, जिस तरह सपोज करें कि पोलियोमाइलाइटिस कह के उसको जो है ना वो पैरालिसिस हो रहा है, वो फ्लैसिड पैरालिसिस आपको आ रहा है, तो आप जस्ट जो है ना आंसर में लिख देंगे कि पोलियोमाइलाइटिस है और ये किस रूट से होता है, फीको ओरल रूट से। तो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपने जिस बड़ा सा मार्कर के साथ लिख के ना हैवी सा एग्जामिनर की आंख को ब्लिंक एक दफ़ा बस करवाना है और बस आपने आगे बढ़ते जाना है। फिर फोरेंसिक मेडिसिन की 9 एससीक्यूज़ आते हैं और हर जो होता है ना वो 5 नंबर का एससीक्यूज़ होता है, ठीक है। 9 5 45 होगा। सेम इसी तरह जो होता है ना फोरेंसिक बिहेवियर साइंस जो होता है ना वो 9 एससीक्यूज़ है और हर जो है ना वो 5 मार्क्स का वगैरह होता है। लेकिन अब जो है ना वो सुना है कि नया शेड्यूल के अंदर जो है ना वो 5 एससीक्यूज़ हैं और हर जो है ना वो 9 नंबर का है। इस तरह सुनने में आया, पता नहीं ये चेंजेस है, थोड़ा सा ओल्ड है, मेरे पास जो पड़ा हुआ था मैंने वही अपने जो है ना वो डाउनलोड किया और वहीं से जो है निकाल लिया। तो अब इसके बारे में देख, लेकिन होता है इसी तरह सीक्वेंस, आपको मिलते हैं 2 घंटे इसके लिए भी, ठीक है। मतलब 9 एससीक्यूज़ आएंगी आपको और हर एक एससीक्यूज़ जो है ना वो 5 नंबर का। पहले होता था कि 5 एससीक्यूज़ होते थे और हर एक जो था वो 9 नंबर का होता था। उन्होंने ये उल्ट कर दिया, आप इस तरह देख लीजिएगा। जो एमसीक्यूज़ के अंदर आ जाए थोड़ा सा, तो एमसीक्यूज़ में 65 एमसीक्यूज़ हैं, तो 65 ही 1 घंटा 5 मिनट, मतलब 60 मिनट का 1 घंटा और 5 मिनट, तो 5 मिनट इसमें गए। फिर 65 इसके 65 हर एससीक्यूज़ के लिए 1 मिनट, 45 एमसीक्यूज़ है तो 45 एमसीक्यूज़ के लिए 45 मिनट ही, मतलब इक्वल टाइम है, इक्वल टाइम है। अब आ जाए इंटरनल असेसमेंट के ऊपर। अब इंटरनल असेसमेंट जो होता है ना वो आपकी 15 नंबर जो है ना वो आपके जो थ्योरी वाला पेपर है ना उसके अंदर आएंगे और 15 नंबर जो है ना वो आपका प्रैक्टिकल और वाइवा ओएसपी वगैरह उसके अंदर आएंगे। तो 15 15 10 और 10, ठीक है।
ऊपर वाले दोनों जनरल फार्मा और जनरल पैथो के 15-15 मार्क्स हैं, ये 10 और ये 10। ये आपके अटेंडेंस के ऊपर बेस करेगा और आपकी जो क्लास परफॉर्मेंस है टेस्ट के अंदर उसके ऊपर बेस करेगा। तो आपके टोटल ये 150 मार्क्स जो है ना वो थ्योरी के अंदर इंटरनल असेसमेंट को मिला के, ठीक है, 150 150 100 और 100। आपका पहला फोकस होना चाहिए इसको क्लियर करना, इस पोर्शन को, ना कि आपका प्रैक्टिकल और ओएसपी को क्लियर करना, क्योंकि प्रैक्टिकल और ओएसपी के अंदर नो डाउट बहुत से अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से तो मेरे ख्याल में वो काफ़ी मदद हो जाती है, गवर्नमेंट के अंदर भी मदद कर दी जाती है, कोई इतना इशू नहीं होता। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है। इसके अंदर अगर आप फेल हो गए ना तो आपको ये जो है ना इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा इसकी प्रिपरेशन का। इसलिए जैसे पहला मेन फोकस ये थ्योरी पेपर को निकालना है। उसके बाद फिर आपके पास टाइम काफ़ी होता है, आप वाइवा और प्रैक्टिकल और ओएसपी अच्छे से तैयार कर सकते हैं, हालांकि होती रिपीट ही हैं वो, और वाइवा के भी जो है ना वो स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं जनरल से, जो आपको अगर कोई एग्जामिनर आपकी किस्मत ज़्यादा ख़राब ना हो तो, ठीक है। 150 300 400 और 500 मतलब 500 नंबर में से आपको सिक्योर करना है पहले मरले में। फिर आपके पास जो है ना 135 ओरल और प्रैक्टिकल वगैरह, 135 ओरल और प्रैक्टिकल, फिर 90 मार्क्स की ये फोरेंसिक और बिहेवियर साइंस, ठीक है। इसके अंदर भी सेम वही 15 इंटरनल 10 इसमें इंटरनल के मिलते हैं, इसमें भी 10 इंटरनल के मिलते हैं। सब टोटल 150 150 150 100 और 100, और ये आपके सारे के सारे ये 500 का ये हो गया, 500 का ये टोटल मिला के आपके 1000 मार्क्स। अब ये था जनाब किस तरह हमने मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको फार्मा, फिर आपको पैथो, माइक्रो, फोरेंसिक और बिहेवियर साइंस, इसके अंदर से कौन से हाई यील्ड टॉपिक हैं उनको किस तरह कवर करना है। ओके जी, अभी ना हम इन 30 डेज़ को किस तरह डिवाइड करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब स्ट्रेस भी कम हो और हमारा काम भी हो जाए इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपको अगर सबसे पहले आपने करना क्या है जनाबे वाला, आपने एक तो अपनी ये प्लीज़ इसको अच्छे से फॉलो कीजिए ना, ठीक है, क्योंकि ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर जो है ना आपको सारे का सारा बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने एक अपना शेड्यूल बनाना है, ठीक है। उस शेड्यूल के अंदर जो है ना वो आपने 1 2 3 4 5 6 मतलब 30 दिन का जो है ना एक चार्ट बना लेना, यहाँ पे 30 डेज़ आ जाएगा, ठीक है। और हर दिन को जो है ना वो आपने क्रॉस यूँ करते जाना कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या किया। इस तरह आपके 30 डेज़ में आपके काफ़ी प्रोडक्टिव रहेंगे। और ये मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। अगर अभी भी मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे जो सामने डोर लगा हुआ है ना उसके बाहर अभी भी चार्ट एक लगा हुआ है 30 डेज़ का। तो आपने सेम उसी तरह जो है ना डेली बेसिस के ऊपर उसको क्रॉस करना है और अपनी असेसमेंट करनी है कि आज मैंने क्या किया। अब इन 30 डेज़ में से जो है ना आपने बिहेवियर साइंस को भी देना है। अगर मैं होता तो मैं क्या करता, सबसे पहले ना बिहेवियर साइंस को जो है ना वो एक दिन में करके ना साइड पे इसको रख देता, क्योंकि इसको फिर एंड पे आपने प्रॉपर वाले दिन से पहले ही पढ़ना, उसके बाद नहीं पढ़ना। एक दिन में हो जाती है मैक्सिमम 1 से 1.5 डे। मतलब मैंने तो लास्ट टाइम कितने में 4 to 5 आवर्स के अंदर जो है ना ये मैंने कंप्लीट की थी सारी की सारी बिहेवियर्स। अगर आपने पहली दफ़ा नहीं पढ़ रहे तो पहले आपने पढ़ी हुई है तो फिर आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे। बाकी आपको पास्ट SCQs देखनी है, पास्ट MCQs देखने, तो एक दिन तो आपका पक्का लग ही जाएगा अच्छे से करने एक दिन होगा। बाकी हमारे पास रह गए 29 दिन। तो अगर मैं आज 22 दिसंबर है तो आज से अगर कोई स्टार्ट करे तो आपके पास 22 हो गया ना, तो 22 दिसंबर को मैं क्या करता जनाब, हम सारी BS को जो है ना वो कंप्लीट कर लेता शाम तक। आज शाम जो है ना मेरी BS या रात 12 बजे तक जो है ना वो BS कंप्लीट हो जाती। तो मैंने क्या करना था, जो 22 वाला था ना उसके ऊपर यूँ करके क्रॉस लगा देना था। फिर 23 से लेके जो हमारे पास 23 24 25 26 27 और 28 मतलब 6 दिन तक, 28 तक जो है ना फिर हमने करनी है सारी की सारी फोरेंसिक मेडिसिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह करनी है सारा बता देता हूँ, परेशान नहीं होना। थोड़ी सी वीडियो लंबी है, सारा देख लीजिएगा तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। 28 तारीख तक फोरेंसिक मेडिसिन। फिर हमारे पास रह गए 25 को, क्योंकि हमारा पेपर है ना 25 जनवरी को है, तो 28 तक हमने फोरेंसिक मेडिसिन को कर लिया। मतलब आपने पहले पढ़ा हुआ ना तो 3 टॉपिक एक दिन में पढ़काएँ आप आराम से। फिर उसके जो है ना साथ SCQs MCQs करें, SCQs वो लाजमी करने हैं आपने, पास्ट वाले जो मर्ज़ी हो जाए वो नहीं छोड़ने। फोरेंसिक मेडिसिन आपकी कवर होगी 28, फिर 29 हो गया, फिर 30 से हमारे पास दिसंबर 30 का 31 का मुझे याद ही नहीं है,
ठीक है, चले 30 का लगा देते हैं। 30 हो गया, फिर यकम 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब हमारे पास 29 से लेके 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6 7 दिन हमारे पास बच गए हैं 5 तारीख तक। अगर कोई ज़्यादा ही लेज़ी है तो चलो उसको 7 तारीख तक जो है ना वो एक्सटेंड करके मतलब इसको कर ले, किसको, पैथो को और माइक्रो को। ठीक है, माइक्रो में क्या, जनरल बैक्टीरियोलॉजी 2 घंटे की मार है, अगर आपने पहले भी पढ़ी हुई है तो फिर 1 घंटे की मार है। ठीक है, जिनकी जिनके जो स्टैंडअप्स हो गए हैं ना वो जो रिलेटेड थे मेरे से उन्हें पता होगा, 1 घंटे में जो है ना जनरल बैक्टीरियोलॉजी हो जाती है। पैरासाइटोलॉजी की मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, इतनी आसान तरीके से मैंने कोशिश की है बनाने की, तो अगर आप वो देख लेंगे या किसी भी अच्छे यूट्यूबर्स की देख लें जिसकी आपको समझ आ जाए एटलीस्ट, तो या आपने अपने नोट्स बना रखे तो जहाँ से पहली दफ़ा पढ़ा था वहीं से प्लीज़ पढ़िएगा, अब कोई नई बुक ना उठा के उसको पढ़ने बैठ जाएगा। ठीक है, तो वो करते करते आपको फिर पैथो के साथ साथ चला लें, फिर माइक्रो के साथ चला लें, कुछ पैथो के मतलब वायरो, पैरासाइटो और जो हमारे पास है ना माइकोलॉजी, ये तो मैं कहता हूँ अगर कोई मुझे कहे ना 1 दिन में ख़त्म करनी है तो ये हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसको 3 दिन में भी डिवाइड करके ख़त्म कर लेना तो इंशाल्लाह ये भी कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं। बाकी आपके पास पैथो का जनरल पैथोलॉजी के अंदर सेल इन्फ्लामेशन इंजरी हो गया, वो सारे के सारे हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। अब 7 से आगे कितने दिन बचते हैं, 25 तक लगाओ थोड़े, 5 वो 15 और 3 18 दिन बचते हैं टोटल फार्माकोलॉजी के लिए। अब फार्माकोलॉजी को आपने इतना रगड़ना है कि कोई भी चीज़ उसके अंदर से आ जाए आपको फिंगर टिप्स पे, और जो पास से जो चीज़ आई है वो आपकी किसी सूरत गलत ना हो प्लीज़। अगर पास्ट पेपर आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया और वो आप गलत करके आ गए हैं तो इट्स योर फॉल्ट, सॉरी टू से। पास्ट पेपर कभी भी नहीं, हाँ अगर कोई उसने कोई अंदर से निकाल के कोई चीज़ निकाली है ना तो उसकी कोशिश करना है कुछ ना कुछ लिख के आना है, कोई क्वेश्चन को ब्लैंक नहीं छोड़ना। अगर आपको सपोज करें कि ANS फार्माकोलॉजी में से कुछ आ गया तो आप एसिटाइल कोलिन का कुछ क्वेश्चन आ गया तो आप एटलीस्ट उसका वो चार्ट तो बना देना कि किस तरह ये एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस होती है। कुछ भी नहीं आता, कुछ ना कुछ उसके बारे में आपको जो FSC वाला नॉलेज आता है ना वो प्लीज़ लिख के ज़रूर आइएगा, लेकिन ब्लैंक नहीं छोड़ना, कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ना, जो मर्ज़ी हो जाए। ओके हो गया, मतलब 18 दिन जो है ना वो मैं फार्माकोलॉजी को दूंगा अपने हिसाब से। अगर इसको मज़ीद 25 को है ना तो 18 से भी आप अगर कम कर लें तो 15 दिन अगर कर लें, आखिरी 5 दिन जो है ना वो आप रिवाइज़ करवाने के लिए साथ साथ रिवाइज़ तो करनी है, लेकिन आखिरी 5 दिन जो आपके बचेंगे ना, 15 ये हो गया, ठीक है, 17 और 5 मतलब 22 तक आप जो है ना वो कंप्लीट कर लें फार्मा अपनी, जो भी रहती है कमी पेशी। फिर आपके पास 23 और 24 का जो दिन है ना, ये आपने दोनों दिन में ना पूरी फार्माकोलॉजी को एक दफ़ा नज़र से गुजारना है, इंक्लूडिंग MCQs। और ऐसे 24 को MCQs कर लें, 23 को SCQs को अच्छे से देख लें, क्योंकि MCQ जब अब एंड पे करेंगे ना तो आपको ज़्यादा वो रिकॉल होंगे पेपर के अंदर। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि आखिरी दिन हमेशा मैं MCQs को देखता हूँ, रिवाइज़ करता हूँ, देखता नहीं रिवाइज़ करता हूँ, क्योंकि पहले जो मैंने पढ़े हुए हैं उनको आखिरी दिन अगर रिवाइज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा रिकॉल हो जाते हैं वो एग्ज़ाम पेपर के दौरान। मेरा यही एक्सपीरियंस है। तो ये था यार एक छोटा सा प्लान। अब मैं बता देता हूँ कि सॉरी फॉर दैट वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, कि देखो ये जो है ना मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ को जो है ना रिकमेंडेड यही सिलेबस चल रहा है, जो मुझे वो सिंध वाले साइड का नहीं पता, जो आगा खान वगैरह हैं उनका क्या चल रहा है, लेकिन ये जो पंजाब के हैं ना मोस्टली कॉलेजेस उनके भी जनरल फार्माकोलॉजी में से एक SCQ आना है, 5 MCQs आने हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो ANS है उसके अंदर से एक SCQs आना है, 5 और 1 6 जो होता है ना वो कह रहे हैं MCQs आने हैं। फिर CNS में से एक SCQs 6 MCQs, ऑटोकाइड्स नेसिड्स में से एंटी गाउट्स में से एक SCQs 6, इसके अंदर से CVS में से देखो 10 MCQs आ रहे हैं, और इसके अंदर से 1.5 जो है ना वो SCQ। ये CVS बहुत इंपॉर्टेंट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, मतलब छोटे से चैप्टर 5 एक चैप्टर है ना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर डायूरेटिक्स आ गया, वो सारे के सारे आपको फिंगर टिप्स के ऊपर आने चाहिए। फिर डॉक्टर ने GIT में से 0.5 का एक SCQs आना है और 3 जो है ना वो MCQs आना है। ड्रग एक्टिंग और रिस्पायरेटरी सिस्टम में 0.5 और 2 MCQs आने हैं। मतलब ये माइनर टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, आपने लगाना है लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगाना।
एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हो गया, मतलब अब कीमो, ये 3 कीमो के आ रहे हैं। जो एंटी माइक्रोबियल और एंटीबायोटिक अब जनरल यूज़ है, उसके अंदर से 1 SCQs 10 MCQs, 10 डेढ़ 10 मतलब अगर 10 के 10 ठीक हो जाए तो कितनी अच्छी खुशी की बात होगी। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, एंटी प्रोटोजोल और एंटी हेलिनेथ, ठीक है, इसके अंदर से 1 SCQs 6 MCQs। फिर ये एंटी नियोप्लास्टिक, एंटी वायरल और एंटी फंगल, ये वाले कीमो के ही टॉपिक्स हैं। 5.5 का MCQ और 5 SCQs। और फिर ड्रग एक्टिंग और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर 1 ये और 6 जो है ना वो MCQs हमारे पास है। टोटल ये 65 बनती है और ये हमारे पास 10 जो है ना वो आपके SCQs बन जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। अब इसको करना किस तरह है, किस तरह आपने इसको पढ़ना क्या है शुरू से। जी जनरल फार्माकोलॉजी तो बच्चे को अब आती ही होगी, जितनी दफ़ा रिवाइज़ कर ली है। तो अब यूँ नहीं शुरू हो जाना कि जनरल पहले कर ली फिर ANS, फिर जिस तरह सीरीज़ में दिया हुआ है। अगर कोई इजी फील करता है तो ज़रूर करे, लेकिन अगर मैं होता ना तो मैं अपना किस तरह शेड्यूल आपको अरेंज करता हूँ वो मैं ये बता देता हूँ। मैंने क्या करना था, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको कवर करना है हमने सबसे पहले। तो ANS प्लस GIT, ठीक है, ये फिर हमारे पास CVS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्लस एस्थमा वाला जो टॉपिक है, ये 4 टॉपिक्स को सबसे पहले मैंने रगड़ना था। क्यों? क्योंकि इनके अंदर से हमारे पास लग रही हैं 4 SCQs सीधा सीधा। ANS, GIT, CVS और एस्थमा वाले जो टॉपिक्स हैं ना, इनके अंदर से हमारे पास कितने लग रहे हैं? 4 SCQs लग रहे हैं। फिर मैं करता थोड़े से लाइट टॉपिक, ब्लड प्लस नेसिड्स, ठीक है, और फिर हमारे पास जो ऑटोकाइड्स वाला है वो मैं करता। इन तीनों को मिला के जो है ना फिर मैं रगड़ देता इनके अंदर से। फिर मैं करता कीमो को मैंने ज़्यादा टाइम देना था, क्योंकि कीमो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं सेंडअप्स के अंदर, तो इसको फिर रिवाइज करने के लिए भी टाइम चाहिए, क्योंकि ये भूल जाती है बार बार। तो कीमो को आपने ज़्यादा टाइम देना। अगर इसके ऊपर 5 दिन भी लग जाएँ तो आपने लगा देनी है, लेकिन इसकी हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से याद करना है। कोशिश करें कि अगर आपने जो जितना भी पढ़ा है ना उसको एक दफ़ा ना मोटा मोटा करके ना, मतलब मैं बता देता हूँ। जिस तरह के प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है ना, तो इसकी आपने जल्दी से एक छोटी सी जल्दी क्लासिफिकेशन बना लें, ठीक है। फिर उसके अलावा सेफ्लोस्पोरिन हो गया, पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन, फिर हमारे पास क्या आता है एजोल आ जाते हैं एंटी फंगल वाले। तो इस तरह जो टेबल है ना उनको एक दफ़ा हाथ से गुजार लें तो आपको पेपर में लिखने वक्त कोई मसला नहीं होगा। जो चीज़ एक दफ़ा हाथ से गुजर जाती है ना वो फिर नहीं होती। फिर लास्ट में मेरा बचना था CNS, क्योंकि CNS टॉपिक काफ़ी बड़ा है तो इसके अंदर से आने कम है क्वेश्चन, तो इसको फिर मैं थोड़ा सा एंड पे लाइट रख लेता। फिर मैं करता इसके बाद जनरल जो है ना फार्मा, और फिर मैं करता एंडोक्राइनोलॉजी। मेरा तो ये शेड्यूल होना था, क्योंकि इसके अंदर से भी मैक्सिमम कवर हो जाना था, इसके अंदर से मैक्सिमम, और कीमो को 5 दिन देने से यहाँ से आपका पेपर जो पास करवाने तक हो। ये जो है ना ये वाले काम, ये तो जनरल फार्मा तो बच्चे को अब आती होगी ना, तो ये भी जो है ना वो आपकी एडिशनल मार्क्स में आएगा। एंडो जो है ना वो भी आपने पढ़ी हुई है ऑलमोस्ट बायोकेम के अंदर, तो ये भी आपके एडिशनल मार्क्स हैं। CNS जो होता है ना इसके अंदर थोड़ी सी आपको जान लगा लें तो जल्दी पढ़ लें। जो आपको एंटी पार्किंसन हो गया, एपिलेप्सी वाले टॉपिक्स हो गए ना, उसको करके जान छुड़वा के ना मोटे करके, तो ये इसकी जो यहाँ पे जो कमी रह जाएगी वो ये वाले जो है ना टॉपिक्स पूरे कर देंगे और आपकी पासिंग मार्क्स में होगा। ये था सारे का सारा मेरा प्लान किसके बारे में, जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में। अब यार किधर गया डस्टर मेरा, ये अब मैं बता देता हूँ कि मैं अगर पैथो करता तो वो क्या मेरा शेड्यूल होता। पैथो के लिए जो है ना जनाबे वाला मैंने जो एक देखा है ना आपके पास, ये एक देखा एक्यूट एंड क्रोनिक, ये थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लूँ तो ये भी एक जो है ना आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन में से एक SCQs और 3 MCQs आने हैं। सेलुलर अडाप्टेशन, सेल इंजरी और सेल डेथ में से कितने आने हैं? 1 SCQs 4 MCQs। फिर हमारे पास इन्फ्लामेशन और रिपेयर में से 1 SCQ, सब में से एक ही कारण सिर्फ बैक्टीरियोलॉजी में देखो 3 SCQs हमारे पास लग रहे हैं और 4 MCQs लग रहे हैं। फिर वही बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरिया वाला जो TB वाला टॉपिक उसके अंदर मतलब टोटल 4 आपके SCQs, ठीक है। और ये हमारे पास कुल 4था नंबर का बन जाता है। पैरासाइटोलॉजी में से 1 SCQs 5 MCQs। वायरोलॉजी माइकोलॉजी में से 1 SCQs 4। फिर वायरोलॉजी में से 1 SCQ और 6 MCQs। मतलब वायरोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। तो मैं किस तरह इसको अरेंज करता कि मैं सारे की सारी कर देता। देखो
बैक्टीरियोलॉजी के सबसे पहले जो है ना मैं क्या करता, स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी जाना उसके ऊपर, क्योंकि उसके अंदर से 3 हमारे पास आ रहे हैं बैक्टीरियोलॉजी में से 3 SCQs आ रहे हैं, चौथा वो साथ भी में मिल रहा है ना, लेकिन वो हम साथ, ठीक है। तो बैक्टीरियोलॉजी में से हमारे स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी को पहले करना। जनरल तो अब बच्चे को आती ही होगी मेरा ख्याल है, जितना को अब पढ़ लिया ना, रिवाइज कर लिया। तो जनरल बैक्टीरियोलॉजी सबसे पहले मैं करता, फिर मैं करता जो माइकोलॉजी जो है ना, मतलब जो फंजाई वाला है। ये देखो 1 SCQ और 4 MCQ इसके अंदर से आ रहा है, ये सिक्योर करता और अपना ये वाले मार्क, क्योंकि माइकोलॉजी बिल्कुल छोटू सा है, ठीक है। और इसके साथ ही मैंने क्या कवर करना है, ये जो हमारे पास सेल इंजरी वाला किधर गया इसका टॉपिक, ये वाला सेल इंजरी, सेल डेथ और सेल अडाप्टर, 1 SCQ और 4 MCQ। सेल इंजरी इसको मैं साथ में कवर करता, तो हमारे पास टोटल कितने कवर हो जाने थे, 6 SCQs जो है ना हमारे इन 3 टॉपिक्स में से कवर हो जाने थे, माइकोलॉजी में से, ठीक है। 4 इसमें से आ जाने हैं ना स्पेशल, और इसके अंदर मिला के ना बैक्टीरियोलॉजी स्पेशल में से, क्योंकि एक वो माइकोबैक्टीरिया वाले मैंने साथ मिला दिया। तो 4 इसमें से, 5 और ये 6 SCQs आपके साइड पे हो गए। बाकी आधा पेपर तो यार यहाँ से ही हो गया ना। तो ये वाली मेरी टेक्निक्स होती हैं जो मैं अप्लाई करता हूँ एग्ज़ाम से पहले। फिर मैं क्या करता, इनको साइड पे लगाने के बाद मैं इन्फ्लामेशन प्लस रिपेयर को करूँगा, ठीक है। मैं यूँ करता, क्योंकि इन्फ्लामेशन और रिपेयर में से देखो ना, 1 SCQ तो 3 MCQ एक कम आ रहा है, लेकिन फिर भी इसकी वेटेज उतनी ही है ऑलमोस्ट सेल इंजरी। लेकिन क्योंकि सेल इंजरी वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू वाला आसान भी है, तो इसलिए जैसे मैंने इसको इसके साथ ऐड किया है। इन्फ्लामेशन और रिपेयर जो है ना वो मैं इसी के साथ ही करता। इनको करने के बाद 6 SCQ के बाद फिर अपना एक और SCQ मैंने सिक्योर कर लिया, और 3 MCQ मैंने सिक्योर करने इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर को करने वाले। फिर मैं कन्वर्ट करता अपने आप को पैरासाइटोलॉजी के ऊपर, ठीक है। पैरासाइटोलॉजी को देख लो, 1 SCQ और 5 MCQs हैं, ठीक है। तो 1 SCQ मेरा और सिक्योर हो गया और 5 MCQs मेरे और सिक्योर हो गए। कितना ज़्यादा पेपर आपका सिक्योर हो गया इस टेक्निक के साथ। मज़ा आया कि नहीं आया बताना कमेंट सेक्शन में। पैरासाइटोलॉजी का ये हो गया। फिर मैं करता, हमारे पास जो पैथो के ऊपर थोड़े से फोकस मेरा कम जा रहा था, मैंने देखा मेरे इतने कवर हो गए लेकिन मैंने पैथो में से कहीं मार ना खा जाऊँ, तो मैंने क्या किया, हीमोडायनामिक्स वाला जो है ना टॉपिक साथ स्टार्ट किया, साथ मैंने नियोप्लेजिया वाला जो है ना वो शुरू कर दिया। देखो हीमोडायनामिक्स की ये नियोप्लेजिया 1 और 9 MCQs नियोप्लेजिया में से आ रहे हैं बेटा जी। तो नियोप्लेजिया और हीमोडायनामिक्स को थोड़ा सा देख लो। हीमो किधर गई है यार इसकी, जिन्होंने सर्कुलेशन इसी के अंदर ही आ जाता है ना, ऑर्डर ऑफ सर्कुलेशन हीमोडायनामिक। तो ये 4 और ये 1, मतलब 1 इसमें से आ गया, 1 इसमें से, 2 मेरे और सिक्योर हो गए, 9 MCQs इसके अंदर से आ गए, और हमारे पास 4 इसके अंदर, 9 और 4 कितने हो गए, 13 MCQs मैंने सिक्योर किए, 2 SCQs मज़ीद मैंने सिक्योर कर लिए इस टेक्निक के साथ। बाकी बच गया मेरे पास छोटू मोटी सी टॉपिक जो जीनेटिक्स वाला। जीनेटिक्स इसके अंदर के कहाँ पे है, ये देखो 1 MCQ 2 SCQ, छोटे सा है बिल्कुल, मतलब 1 SCQ 2 MCQ के क्या बैठे जाए, 1 SCQ और 2 MCQ जीनेटिक्स। उसके साथ ही मैंने शुरू कर दी वायरोलॉजी देखो 1 SCQ और 6 MCQ। तो मैंने अपना 1 SCQ और सिक्योर किया वायरोलॉजी करके, और साथ उसके 6 MCQ और सिक्योर कर लिए। तो ये मेरी जनाब आपकी सारी की सारी जो है पैथो, मैंने जो 7 दिन की पैथो बताई थी, 8 दिन की, तो आप इसको उन डेज में डिवाइड कर लें। अभी करनी तो यार सिर्फ रिवीजन ही है ना, आपने लास्ट में मंथ में जिसने नहीं पढ़ा वो भी एटलीस्ट एक दफ़ा वीडियोस देखे, जिसकी यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको जाके बार बार देखे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब आ जाते हैं जनाब हमारे पास फोरेंसिक मेडिसिन के ऊपर। फोरेंसिक मेडिसिन का हमारे पास 200 का पेपर है, तो उसके अंदर से आपने किस तरह करनी है सारी की सारी वो मैं आपको बता देता हूँ। परेशान नहीं होना बस, अगर किसी को फिर भी कोई मसला हो तो व्हाट्सएप पे मुझे आकर पूछ ले, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जितना अच्छा प्लान मुझसे बन सकेगा मैं उसको बना। देखो फोरेंसिक मेडिसिन में जो है ना, आपने सबसे पहले उठाना है जनाबे वाला लॉ को। मेरे ख्याल में पहले जो है ना 1 मिनट इसको जो है ना, ये देखो ये मेरे पास एक बुक है, आई थिंक फर्स्ट एड है कि हाफिज़ बिलाल साहब की, जिसकी भी है एनीथिंग, ये मतलब सारे के सारे UHS की जो है ना रिकमेंडेड है। तो आप देखो लॉ में से क्या आ रहा है, 1 SCQ 5 MCQs, थैनाटोलॉजी में से 1 SCQ 3 MCQs, ट्रॉमाटोलॉजी में से 1 SCQ 9 MCQs,
पर्सनल आइडेंटिटी एग्जामिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमन, एक SCQs, 5 MCQs। ऑटोप्सी नीचे रख के लगते हैं ना, थोड़ा फोकस करके, ठीक है। फिर हमारे पास जो है ना ऑटोप्सी के अंदर एग्जामिनेशन हो गया, फोरेंसिक साइंस की तरफ से एक SCQs 4, सेक्सोलॉजी में इंतहाई छोटा सा और मज़े का एक SCQs 4 MCQs। टॉक्सिकोलॉजी में ये इंपॉर्टेंट है, एक SCQs 3 जनरल में से, 2 SCQs और 12 MCQs, डेयर 12। तो ये कितने बन जाएंगे आपके, काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर होता आपकी जगह तो मैं क्या करता, सबसे पहले जनाब मैं कहता हूँ कि मैं सबसे पहले लॉ करता, ठीक है। लॉ के टॉपिक को उठाता, उसको सबसे पहले रगड़ देता, फिर मैं ऑटोप्सी को और प्लस पर्सनल जो आइडेंटिटी है ना, जो छोटू मोटू से आसान था, जो इतने छोटा भी नहीं है लेकिन आसान है टॉपिक थोड़े से, अगर आपने पहले पढ़े हुए तो ऑटोप्सी और पर्सनल आइडेंटिटी को करता। फिर मैं क्या करता, दोनों टी उठा लेता, मतलब थैनाटोलॉजी प्लस ट्रॉमाटोलॉजी, इन दोनों को करता, ठीक है। थैनाटोलॉजी और ट्रॉमाटोलॉजी इनको कर लेता। फिर मैं क्या करता, टॉक्सिकोलॉजी जो है ना वो जनरल, उसको एक दफ़ा रगड़ के साइड पे कर दूंगा, ठीक है। और अब आपकी मर्ज़ी है कि टॉक्सिकोलॉजी जनरल करने के साथ 2 पॉइजन डेली के कर लें, या इन सब के साथ एक 2 3 पॉइजन एक मिला लें, या एंड पे सारे पॉइजन को एक ही दफ़ा रगड़ लें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्या करता हूँ, लहदा तो पढ़ने से मैं रहा, मैं सारे जो है ना वो पॉइजन्स को आखिरी जो है ना वो सेक्शन में रख के सब को ना मिला के टेबलेटेड फॉर्म के अंदर मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा तो यही शेड्यूल होना था अगर मैं इस तरह करता। देखो फोरेंसिक लॉ में से देखो ना कितने आ रहे हैं आपके पास, इनमें हमारा एक SCQ सिक्योर हो गया और 5 MCQs मेरे चुप करके सिक्योर हो गए, ये मैंने साइड पे कर दी बुक। फिर ऑटोप्सी में से कितने आ रहे हैं हमारे पास, एक SCQ इसके अंदर से आ रहा है। पर्सनल आइडेंटिटी में से कितने आ रहे हैं, एक SCQ इसके अंदर से आ रहा है। पर्सनल आइडेंटिटी में से 5 MCQs इसमें से आ रहे हैं, और ऑटोप्सी में से कितने आ रहे हैं हमारे पास, 4 और 5 9 MCQs, 2 SCQs सिक्योर किए मैंने, ठीक है। अगर मैं यहाँ तक अपना देखूँ तो अभी तक मैंने कितने कर लिए, 1 2 3 SCQs मेरे सिक्योर हो गए, 5 और 4 9 और 5 कितने हो गए, 9 और 5 कितने, 14, मतलब 14 MCQs और 3 SCQs मेरे साइड पे हो गए कि नहीं हो गए। मज़ा आया कि नहीं आया, कितने % पेपर आपको खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि 14 नंबर का ये हो गया और 5 ये 15, 14 और 15 मतलब 29 नंबर का पेपर मेरा साइड पे हो गया है इन यहाँ तक सिर्फ इतने 2 दिन की एफर्ट के अंदर। तो ये था स्मार्ट एक प्लान मेरे पास। फिर मैं आऊँगा थैनाटोलॉजी के ऊपर। थैनाटोलॉजी के जनाब हमारे पास एक SCQs आ रहा है इसके अंदर से, और ट्रोमाटोलॉजी में से एक SCQs। लेकिन मैं क्या करूँगा, इन दोनों को करने के साथ इसकी MCQs जो करनी है, तो इसके अंदर से 9 MCQs आ रहे हैं लाला जी। ट्रोमाटोलॉजी में से 9 MCQs आ रहे हैं ट्रोमा में से, और थैनाटोलॉजी में से 3 आ रहे हैं। देखा, एक लाइट और एक हैवी वाला टॉपिक, इनका कम्बिनेशन बड़ा अच्छा बनता है। तो मेरे अभी यहाँ तक कितने हुए थे, 3 SCQs हुए थे। अब यहाँ पे मेरे 5 SCQs कवर हो गए ट्रोमा और थैनाटोलॉजी करने के साथ। 9 और 3 कितने हो गए, 12। 14 मेरे पहले MCQs कवर थे, 12 मैंने और साथ मिला रहे, 14 और 12, 12 दूने 24 हो गए, 26 MCQs लाला जी मेरे इतने से टॉपिक के अंदर साइड पे हो गए। टपा टप आपने करते जाना है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, डरना भी नहीं है, आसानी से हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर हमारे पास है टॉक्सिकोलॉजी। तो जनरल टॉक्सिकोलॉजी में से सबसे पहले आपने जनरल टॉक्सिकोलॉजी के अंदर से एक अपना SCQ सिक्योर कर लेना है। 5 हम ऑलरेडी कर चुके थे, जनरल करने के बाद हमारा 6ठा SCQ जो है ना वो भी सिक्योर हो गया। बाकी 26 MCQs थे, तो इसके अंदर से जनरल में से 3 MCQs आने हैं, तो 26 और 3 29 MCQs आपके, 45 में से 29 MCQs यहीं पे आपके ख़त्म हो गए हैं। बाकी हमारे पास रह गए स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी। स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी के अंदर से वो कह रहा है कि 2 SCQs आना है, 6 मैंने ऑलरेडी कर रखे थे, 2 और आ जाएंगे, तो टोटल हमारे 8 SCQs जो होते हैं ना वो हमारे कवर हो जाएंगे। और बाकी हमारे पास स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी में से कितने आने हैं, 12 जो है ना MCQs आने हैं। 29 और 12 कितने हो गए, 41 MCQ। कैसा मज़ा आया कि नहीं आया। तो बाकी जो है ना वो साइकेट्रिक वाले छोटे मोटे टॉपिक है, उसको बस एक दफ़ा नज़र मार लीजिए, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, 4 नंबर की एंड पे रह जाती है इंपॉर्टेंस, तो वो आप देख लेंगे। और एक ऐसी की इंपॉर्टेंस साइकेट्रिक वाले टॉपिक में आप बहुत सारे का सारा कवर करेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जनाब था एक प्लान। नो डाउट वीडियो थोड़ी सी लंबी बन चुकी है, लेकिन ये 29 मिनट इंशाल्लाह आपके जो 30 दिनों का प्लान है ना, ये 30 मिनट ही हो गए ना, तो ये 30 दिनों का प्लान आपको पासिंग से थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएगा इंशाल्लाह। डिस्टिंक्शन वाली अगर आपकी इंटरनल असेसमेंट और बाकी वाई वगैरह ठीक होंगे। बाकी वाई और ओएसपी जो है ना वो यार इतनी मैटर नहीं करती। अमूमन कॉलेजेस रहम दिल होते हैं, वो पास कर देते हैं। बाकी मैं मुझसे पूछ लेना कोई अगर वाई की टिप्स चाहिए हो ओएसपी की, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी सेकेंड ईयर के वालों के लिए बनाई थी लास्ट ईयर में, इन्हीं दिनों में शायद। एक वो दुआ भी मैंने बताई थी रब्बी शरह ली वाली, ठीक है। तो वो इनसे काफ़ी लोगों को फ़र्क पड़ा था, लोगों ने डिस्टिंक्शनें भी निकाली हैं, नो डाउट। तो बाकी दुआ में याद रखना। अभी की हाँ मुझे आधा घंटा हो गया वीडियो बनाते हुए, 4:30 हो चुकी है, अभी तहज्जुद का टाइम है, उसके बाद फजर का टाइम है। बाकी फिर देख लेना जिस तरह भी हो। हाँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम आपने करना है ना, वो आप जब सुबह उठें तो आपकी जो बिल्कुल आंखों के सामने दीवार है, ये तो मैंने खुद बनाया हुआ ना, ठीक है। मैं इस जगह पे करके अपने चार्ट लगा लिया करता था, ठीक है, जाके मेरी आंखों के सामने रहें कि मैंने आज इतना करना है, इतना करना है, इतना करना है, इतना करना है। बाकी आपके कुछ ना कुछ जो है ना वो बेड के साथ जो आपको वो बेड नज़र आ रहा है मेरा, ठीक है, इसके ऊपर सिंगल बेड है। हाँ मान लिया यार सिंगल लोग हैं हम, बस सिंगल होंगे फिलहाल, सिंगल बेड ही चलते हैं। इस बेड के ऊपर या इसके बिल्कुल पर्दे के ऊपर आपके कुछ ना कुछ आपके स्टिकी नोट्स लगे होने चाहिए, ताकि पता चले कि आप कुछ ना कुछ, आप सुबह उठे तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है, बिलीव में ये करके देखना। और बाकी जो है ना मेरा ये वाला जो है ना, देखो ये मेरे रूम के बिल्कुल बाहर, ये मैंने चार्ट लास्ट टाइम बनाया था। तो अभी जो है ना वो क्या तारीख हो गई, 22 हो गई है ना, ये वाली यहाँ पे 22, ये कट कर दी मैंने ये और ये। चलो आप के साथ चलते हैं, 22 दिसंबर भी आज कट हो गया। तो ये सारे का सारा जनाब आपने प्लान एक फॉलो कर लेंगे। तो ये दरवाजे के बिल्कुल ऊपर लगाना है और डेली बेसिस पे यहाँ पे काटना है। आज मैंने क्या किया है ना, आज मैंने स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी की है, जनरल की है, फार्मा की है, जो भी किया आपने यहाँ पे लिख लेना छोटा सा करके। प्लान बताने नहीं है लोगों को, ढंडोरा नहीं पीटना, अपना काम खुद करना। ये जो बेड है ना, इसके यहाँ पे करके, ये यहाँ पे कहीं पे भी टेप लगा के आपने अपना प्लान जो है ना यहाँ पे चिपका कर लें, एक दीवार के ऊपर अपना कैलेंडर, एक जहाँ पे दिल करे आपका कर लें। अब फिर भी यार किसी को मसला हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच। रिमेंबर मी आल्सो इन योर प्रीशियस पीरियड। अल्लाह हाफिज़।